नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, इस वक्त के आप सभी के लिए 4 प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पहली और बड़ी इंपोर्टेंट खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन 30% से बढ़ाकर 50% हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने दिया यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है। 30% से बढ़ाकर 50% यहाँ पर न्यूनतम पेंशन आप सभी को 15,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है सख्त आदेश। तो आखिरकार आप सभी के लिए यहाँ पर 50% पेंशन बढ़ोतरी कैसे हुई है और आप सभी को न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपए को लेकर क्या बड़ी खबर है और इस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर केंद्र सरकार को क्या आदेश दिया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे यहाँ पर आप सभी के लिए 2024 का जो था उसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 1 जनवरी से मिलेगा ये लाभ। सरकारी आदेश इसके लिए जारी हुआ है। तो दोस्तों आप सभी को 1 जनवरी से कौन कौन से लाभ जो थे वो बाकी पड़े थे वो एक साथ आपको कैसे मिलेंगे, इसको लेकर भी दोस्तों बड़ा खबर आप सभी के लिए यहाँ पर निकल कर आया है। साथ ही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत बड़ी खबर आप सभी के लिए, आपका पैसा पीएफ ट्रस्ट में जमा होता है या नहीं होता है ये जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, वरना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के चक्कर में आपका हो सकता है लाखों का नुकसान। तो इंपोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी दोस्तों आपको सारी खबरें सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल पाएगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लगाकर आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो इसे डिसलाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है तभी आपको पेंशन से जुड़ी जो भी खबरें हैं वो सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सकेगी। पहला बड़ा अपडेट आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे हैं। जी दोस्तों, बिग ब्रेकिंग है। पेंशन 30% से बढ़ा के 50%, न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया सख्त आदेश। बड़ा आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। जी दोस्तों, अभी के नियम के अनुसार कर्मचारी जब रिटायरमेंट होते हैं तो उनकी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारी की पेंशन सेवा के दौरान जब मृत्यु हो जाती है तो उस केस में पूरे 10 सालों तक कर्मचारी के अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन दी जाती है। इसके बाद 30% पेंशन दी जाएगी और ये पेंशन 9,000 रुपए से भी कम होती है। ऐसे में 7 मुख्य पॉइंट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुके हैं कि आखिरकार पेंशन को लेकर क्या क्या मैटर है, क्या क्या मामला आप सभी के लिए हुआ है। तो सातों के सातों पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए, पेंशन में ना होगी कटौती। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को पहले 10 सालों तक बड़ी पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से पेंशन दी जाती है। उसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो 10 साल के बाद 30% करना न्याय संगत नहीं है। 50% बड़ी पेंशन के हिसाब से ही पेंशन भोगी का रूटीन बन जाता है। ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना उचित नहीं है। वही दूसरा था सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने को लेकर। तो दोस्तों इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि एक बार जब पेंशन 50% के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती है तो बाद में कम करना उचित नहीं है। आपको बता दूं कि कर्मचारी सेवा में रहते हुए अगर कम समय में ही स्वर्गवासी हो जाते हैं तो ऐसे में उनके परिवार का पालन पोषण का पूरा बोझ विधवा पर आ जाता है। उनके आय का एकमात्र पारिवारिक पेंशन साधन होता है। ऐसे तो 30 पेंशन से गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगला पॉइंट है कि दोस्तों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट के इसको लेकर यहाँ पर जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें एक मृत पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन को लेकर सवाल उठाया गया था। दोस्तों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरू में इसे पीआईएल पर विचार करने की इच्छा नहीं जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला देकर उसे सुनवाई करने से मना कर दिया। बाद में दोस्तों वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश गुप्ता ने अपनी दलीलों में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए मना लिया था और था कि वकील से
दलील क्या दी गई थी, तो अपनी दलील में वकील ने कहा था कि जब किसी पूर्व सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार उस वेतन को खो देता है तो दूसरी नौकरी को हासिल कर लेता है। रक्षा कर्मचारी को अंतिम वेतन में 50% के बराबर सेवा पेंशन दी जाती है। कर्मी की मृत्यु की स्थिति में विधवा और आश्रित बच्चों का अंतिम वेतन के रूप में 30% के बराबर साधारण पेंशन दी जाती है और इससे था कम पेंशन में जीवन यापन करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। किसी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा या आश्रित को फैमिली पेंशन दी जाती है ताकि वह मृतक सैनिक के परिवार को उन सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो उसके जीवन काल के दौरान उस पर निर्भर थे। हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने से जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो जाता है। याचिका में वकील ने दलील दी कि सरकार की ये पेंशन नीति मनमानी पूर्ण और अन्यायपूर्ण है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मृत सेवा कर्मी की विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए तलब किया। वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन धारकों की कठिनाई को देखते हुए क्यों न आजीवन पर्यंत 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके साथ न्यूनतम फैमिली पेंशन 9,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाए। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। जी हाँ, तो दोस्तों फैमिली पेंशन 15,000 रुपए होनी चाहिए। आपको बता दें कि देश भर में पूर्व सैनिकों की लगभग 6.50 लाख, विधवा पेंशन भोगियों से लगभग 85% यानी कि लगभग 5.53 लाख रैंक के कर्मचारी विधवाएं हैं। पीआईएल ने वकील ने दलील दी कि औसतन एक सैनिक का अंतिम वेतन 50,000 रुपए है, जिसका मतलब है कि सशस्त्र बलों की रिटायरमेंट के बाद कम उम्र में मरने वाले पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए सामान्य फैमिली पेंशन लगभग 15,000 रुपए होनी चाहिए। ये दोस्तों उन्होंने बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में आई, तो कोर्ट ने दोस्तों इसको लेकर बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए दे दी है। वही दोस्तों आप सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2024 को लेकर ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वित्तीय सुरक्षा के लाभ की बात करें तो ईपीएफ जमा पर उच्चतम ब्याज दर मिले, बीमारी, शिक्षा, गृह निदान आदि आवश्यकताओं के लिए आंशिक निकासी की जरूरी सुविधा लागू की जाए और सेवानिवृत्ति या फिर सेवा त्याग पर पूरी राशि का भुगतान होना चाहिए। ये ईपीएफ से जुड़ा आप सभी के लिए मामला आया। वही ईपीएस 95 से जुड़ा मामला था कि आजीवन के पेंशन के लाभ या दोस्तों 18 वर्ष की आयु से ही सेवानिवृत्ति पर सदस्य को पेंशन मिले, सेवा के दौरान सदस्य की स्थायी और पूर्ण अक्षमता से क्षमता से पेंशन मिले, और तीसरा है विधवाओं, बच्चों, अनाथ, आश्रित माता पिता या फिर पिता नामांकित व्यक्ति की पेंशन का प्रावधान आदि इसमें सम्मिलित किए जाने चाहिए। यानी कि 3 मुख्य पॉइंट पेंशन को लेकर सामने आई थी। वहीं दोस्तों कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 1 जनवरी से ही मिलेगा लाभ। सरकारी आदेश इसके लिए जारी हो चुका है। सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा है। खुशखबरी का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। दरअसल केंद्र सरकार एक पहल से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिलना चाहेगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए ज्यादा भत्ता, छात्रावास सब्सिडी की सीमा को बढ़ा दिया है। कर्मचारियों के मंत्रालय की ओर से सोमवार को एक आदेश में शिक्षा भत्ता और छात्रवृत्ति सब्सिडी सीमा बढ़ाने की जानकारी दी थी। वही सरकार ने इस कदम को कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा ये भी बताया है। आपको बता दें कि दोस्तों कार्मिक मंत्रालय की ओर से 2018 में एक दिशा निर्देश का हवाला देते हुए बताया गया था कि जब भी संशोधित वेतन पर महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाए तो बच्चों की शिक्षा भत्ता और हॉस्टल की सब्सिडी लिमिट अपने आप ही 25% बढ़ जाती है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को देखते हुए बच्चों की शिक्षा भत्ता, छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में जानकारी मांगी जा रही थी। वहीं कार्मिक मंत्रालय के आदेश में बताया गया था कि अब सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद बच्चों की शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए रकम 2812 रुपए महीना होगी। वही हॉस्टल सब्सिडी के लिए 8,437 रुपए महीना होगी। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में इस रकम में बदलाव भी किया जा सकता है। ये संशोधन 1 जनवरी 2024 से ही आप सभी के लिए लागू होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल होली से ठीक पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया था। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था। इस महंगाई भत्ते के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस भी यहाँ पर बढ़ा था। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर जी बात करें तो दोस्तों शिक्षा भत्ता और हॉस्टल भत्ता बढ़ाया गया है। वही दोस्तों कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट
अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, पीएफ के पैसे पर यहाँ पर जो है रोक लगाई गई है, यहाँ पर डाला गया है या फिर नहीं डाला गया है, इसको लेकर दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत बड़ी खबर आई है। आपका पीएफ का पैसा पीएफ में जमा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये सभी कर्मचारियों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। वरना दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आप चक्कर काटते रह जाएंगे। न तो आपको पेंशन मिलेगी, न आपको एक मुश्त की राशि मिलेगी, न आपको जमा पर कोई प्रकार का ब्याज मिलेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात करें तो दोस्तों सीधा सीधा आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों को ये बता दिया गया है कि आप समय समय पर ये चेक करते रहें कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या पीएफ खाते के अंदर ऐड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका समाधान तुरंत करावें, वरना दोस्तों आप सभी को बड़ा नुकसान झेलने को पड़ सकता है। ये दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है कि 30 से 50% की आपको पेंशन बढ़कर मिलेगी। न्यूनतम पेंशन आपकी 15,000 रुपए जो कि सैनिकों के लिए होने वाली है। और साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को लेकर बात करें तो इसमें दोस्तों ईपीएफ और ईपीएस 95 पेंशन योजना से